नमस्कार आप सभी को, और आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, आप फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम मस्त होंगे। सब लोग अच्छे हैं। चिराग, किरण गुर्जर, विष्णु, पद मंडल और सौम्या जी हैं, अंकित कश्यप हैं, अनुराग नौटियाल हैं। ठीक है, मैं अब ठीक हूँ। देखो आपको अच्छा भी लग रहा हूँ आप, ठीक है, पहले से अच्छा हूँ मैं। भाव्या, वेरी गुड इवनिंग। और मैं बहुत अच्छा हूँ जी। बिल्कुल कमेंट आता है जमाल आपका, मुझे कमेंट दिखाई दे रहा है, मैं आपका कमेंट देख पा रहा हूँ। ठीक है, मैं अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। चलिए, तो ये जो क्लास होती है ये आपकी एक रिवीजन क्लास होती है, प्रैक्टिस क्लास होती है। ठीक है, अब इस प्रैक्टिस बैच में कई बार हम एमसीक्यूज़ का भी यूज़ करते हैं, एमसीक्यू के माध्यम से, लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि कुछ थ्योरी, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो आपको मिल जाए। क्योंकि मैं देखता हूँ, ठीक है, आपकी पीडीएफ्स को, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ है थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा देने के लिए, तो मैं उन्हें दे देता हूँ। ठीक है जी, नमस्ते जी। तो आपको ये बताओ, प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है सुबह से लेकर जो भी आपने जीएस पढ़ा। ठीक है, शाम को जब इस क्लास में उसका रिवीजन होता है तो यू फील एंजॉय। ठीक है, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, प्लीज़ मुझे एक बार बताएं जी। हाँ, कल स्टैटिक जीके नहीं कराई थी, स्टैटिक जीके आज कराएंगे। आज स्टैटिक जीके, ठीक है, को कराएंगे, और आज प्लस आपका केमिस्ट्री, दो चीज़। कल हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो गई थी जी। ठीक है, सैम कह रहे हैं कि सर ऑसम, और विष्णु पदमंडल कह रहे हैं यस सर, कुलविंदर ओके, अनुराग नोटियाल वेस्ट क्लास, ओके वेस्ट क्लास, हेलो सर, जी सर, वेरी गुड, यस सर। नीतीश को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए, राशिद अली है। चले सर, स्टेटमेंट वाले की बजाय वन लीनियर क्वेश्चंस भी लाया कीजिए। हाँ, वन लीनियर मैं शिवानी में सभी प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर आता हूँ। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि मुझे स्टेटमेंट वाले ही लाने हैं। आप देखे होंगे पिछले 2-3 प्रैक्टिस सेट में मैं वन लीनियर क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, है ना जी। ओके, ठीक है ना। आइए, तो अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। बात समझ में आ रही है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना। और ये एक कैसी है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, कांस्य युगीन सभ्यता है। ये बात ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा सा रीड आउट करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको दूंगा, और आपको थोड़ा सा उस पर फोकस करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में शहरीकरण की पहली लहर का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, वैसे तो ठीक है, इसका जो समय है मेरे प्यारे बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता का, वह 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। बात समझ में आ रही है? आमतौर पर इसका जो सर्वमान्य है वह 2500 से 1750 बीसीई है, 1750 बीसीई। ठीक है ना, बीसी जो इसका सर्वमान्य समय है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि ये अपने जो पीक पर थी वह 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में, 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच में ये अपने पीक पर थी।
प्लस ये अपने चरमोत्कर्ष पर रही। यह सभ्यता अपनी समकालीन, मतलब जो इसके टेम्पररी जो इसके कंटेम्पररी, जो इसके समकालीन जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता थी, उनके मुकाबले अधिक प्लान्ड थी, अधिक नियोजित थी और व्यवस्थित थी, सिस्टमैटिक थी। इस सभ्यता का विस्तार आधुनिक पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर अफगानिस्तान के एक विशाल क्षेत्र में था। ठीक है, इसके नगरों का ग्रिड पैटर्न पर आधारित नियोजन, एक उन्नत जल निकासी प्रणाली और मानवीकृत ईंटों का उपयोग तत्कालीन इंजीनियरिंग कौशल का एक प्रमाण देता है। ठीक है ना, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि एक बहुत अच्छी, ठीक है, एक बहुत बढ़िया वाटर सीवेज सिस्टम था इसका। ठीक है, एक बहुत ही वेल प्लान्ड एंड वेल सिस्टमेटिक आपका ग्रिड पैटर्न था, जिसमें ग्रिड पैटर्न पर जो है आपके नगर जो है, आपका जो सिटी है वो पूरा बेस था। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में अर्बनाइजेशन की, मतलब शहरीकरण की, ये पहली लहर का प्रतिनिधित्व करती है। लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच ये अपने पीक पर थी, अपने चरमोत्कर्ष पर थी, अपने पीक पर थी ये। और यह सभ्यता अपनी समकालीन मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के मुकाबले अधिक प्लान्ड और व्यवस्थित थी। इस सभ्यता का विस्तार आधुनिक पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वोत्तर अफगानिस्तान के एक विशाल क्षेत्र में था। ठीक है, अब नगर जो थे मेरे प्यारे बच्चे, वो ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। ग्रिड पैटर्न पर, यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। ठीक है, और प्लस उन्नत जल निकासी प्रणाली थी और मानकीकृत ईंटों का उपयोग तत्कालीन इंजीनियरिंग कौशल का एक बहुत अच्छा प्रमाण देता है। इसे आप इंग्लिश में देख लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो आपका पुरातात्विक उत्खनन हुआ है, जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुए हैं। पुरातात्विक उत्खनन ने विभिन्न शहरों की विशिष्ट पहचान उजागर की है, जो उस समय की सामाजिक और आर्थिक विविधता को दर्शाते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े केंद्रों के अलावा लोथल और धोलावीरा जैसे शहरों ने भी व्यापारिक और जल प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रूव की है। व्यापारिक और जल प्रबंधन के क्षेत्रों में उन्होंने भी अपनी विशिष्टता प्रूव की है। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे स्पेशली कि क्या क्या कहां कहां मिला है। ठीक है, क्लियर है विक्रम? तो यहां पर हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा में बच्चे 2 पंक्तियों में 6 अन्नागार मिले हैं। ठीक है, 2 रो में आपके 6 ग्रेनरी मिले हैं। मातृ देवी की मरनी मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, ताबूत दफन यहां से मिले हैं। RS-37 एक कब्रिस्तान मिला है और शंख का बना हुआ एक बैल। ठीक है, RS-37 एक कब्रिस्तान, RS-37 एक कब्रिस्तान, और प्लस यहां पर जो है ना एक श्रमिक आवास भी मिला है। श्रमिक आवास भी मिला है। ये बात आ रही है सभी को समझ में? तो 6 अन्नागार जो कि 2 पंक्तियों में है, 6 अन्नागार 2 पंक्तियों में है। मातृ देवी की मृण्य मूर्तियां मिली हैं, ताबूत दफन और शंख का एक बैल बना है। ठीक है, प्लस इसके जो उत्खनन करता है, खोज करता है, वो दयाराम साहनी है 1921। ये क्लियर है, ये याद करेंगे। 6 ग्रेनरीज, 6 अन्नागार, वो आपको 2 पंक्तियों में मिले हैं। मातृ देवी की मृण्य मूर्तियां मिली हैं। यहाँ से ताबूत दफन ये आपको मिला है। शंख का बना हुआ एक बैल मिला है यहाँ से। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो से ग्रेट बाथ, कांस्य नृत्य की डांसिंग गर्ल, ठीक है, जो कि ब्रॉन्ज की है। पशुपति मोहर बनी है, यहाँ से पशुपति मोहर मिली है। बुना हुआ कपास भी मिला है यहाँ से, और दाढ़ी वाले व्यक्ति की प्रतिमा जिसको पुजारी की मूर्ति कहा गया है, जिसको पुजारी की मूर्ति, प्रीस्ट स्टैचू, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है उसको आमतौर पे पुजारी माना गया है, दाढ़ी वाले व्यक्ति को, है ना। तो यहाँ से विशाल स्नानागार, इसके अलावा यहाँ से मैंने आपको बताया था कि सभा भवन मिला है, यहाँ से भी अन्नागार मिला है, और यहाँ से आपका पुरोहित आवास, तो ये भी चीज यहाँ से मिली है। असेंबली हॉल, एक सभा भवन मिला है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पुरोहित आवास मिला है। पुरोहित आवास मिला है, यहां से सभा भवन मिला है। और ठीक है, मुझे बताएंगे और क्या मिला है? मैंने आपको बताया था सभा भवन, पुरोहित आवास, बोलो बच्चे। ठीक है, और अन्नागार। हाँ, लेकिन यहां से एक सीध में 6 अन्नागार नहीं मिले, यहां से केवल एक विशाल अन्नागार मिला है। ठीक है, एक ह्यूज ग्रेनरी मिली है, ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, ग्रीनरी। यहां से केवल एक विशाल अन्नागार मिला है, केवल एक।
फिर लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे है, लोथल से आपको डॉकयार्ड, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड जो कि ईंटों का बना हुआ है वो मिला है। चावल के अवशेष मिले हैं, ठीक है, किसके, चावल के या भूसी के, चावल के भूसी अवशेष। यहाँ से अग्नि वेदिकाएं और शतरंज जैसा एक खेल का आपको एविडेंसेस मिला है। शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने 1954 में इसकी खोज की थी। एस आर राव इनका पूरा नाम है, शिकारीपुरा रंगनाथ राव, जिन्होंने 1954 में इसकी खोज की थी। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, तो लोथल से मेरे साथ बोलेंगे डॉकयार्ड मिला है, चावल के अवशेष मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं और शतरंज जैसे खेल का एक हमें एविडेंसेस मिला है। फिर कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे है आपका कालीबंगा, यहाँ से हमको प्लट फील्ड, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा मीन्स काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, यहाँ से अलंकृत ईंट मिली हैं हमको, ठीक है, फर्श पर टाइल्स के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से बेलनाकार मोहरें मिली हैं। तो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ऊँट की हड्डियाँ, अलंकृत ईंटें और हमको बेलनाकार मोहरें जो हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। अमलानंद घोष, ठीक है, अब यहाँ से 3 लोग हैं, अमलानंद घोष लिखेंगे, ब्रजवासी लाल और बीके थापड़, ये 3 लोग हैं, अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल और बीके थापड़, ठीक है, ये लोग हैं अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल और बीके थापड़, ठीक है हिमांशी, क्लियर हुआ। अब हम धौलावीरा पर आएंगे। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है, गुजरात में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से आपको 3 भागों में नगर मिला है, और प्लस यहाँ से बहुत विशाल जलाशय, स्टेडियम, और यहाँ से बांध और तटबंध भी मिले हैं, ठीक है, बांध और तटबंध। तो 3 भागों में विभाजित आपको एक शहर या नगर मिला है। यहाँ से विशाल जलाशय, स्टेडियम, बांध और तटबंध। जगपति जोशी ने इसका उत्खनन किया है 1967 में, जगपति जोशी। धौलावीरा जो कि लूनी नदी के किनारे है, जगपति जोशी ने इसका किया है। अब चनहूदड़ो सिंध नदी के किनारे है बच्चे। ये ऐसा है कि जो ऊंचा नगर है जो पश्चिम में होता है, ठीक है, उसकी किलेबंदी नहीं की गई है। मन के बनाने के कारखाने चनहूदड़ो से मिले हैं। लिपस्टिक, काजल और इंक पॉट ये मिला है चनहूदड़ो से। और मैंने आपको बताया था, ठीक है, चनहूदड़ो को आप याद करेंगे, कैट, एक, ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, पंजों के निशान, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान, ये पूछा जाता है। तो सी फॉर चनहूदड़ो, सी फॉर कैट। तो कभी भी आपसे तो कुछ फैक्ट्स में एक्स्ट्रा बता रहा हूं जी। सर आज आप पहले से बेटर कंडीशन, अरे यार दवाई ली है, इतने महंगे डॉक्टर के पास गया हूँ, रोक दिया उसने जुकाम पूरा एक ही दवा में। चलिए ठीक है ना। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान चनहूदड़ो से। तो चनहूदड़ो से बच्चे जो आपका ऊंचाई वाला नगर जो पश्चिम में होता है, उसकी किसी भी प्रकार की कोई किलेबंदी नहीं की गई। मन के बनाने के कारखाने मिले हैं, मन के बनाने के कारखाने प्लस लिपस्टिक मिला है, काजल मिला है और इंक पॉट मिला है। लिपस्टिक, काजल और इंक पॉट यहाँ से मिले हैं। अब हम बात करेंगे सुरकोटता। सुरकोटता जो कि लूनी नदी के किनारे है जी जी, ठीक है नीलाक्षी। सुरकोटता जो कि किस नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे है सुरकोटता। यहाँ से घोड़े के हड्डियों के अवशेष मिले हैं। सुरकोटता से लूनी नदी के किनारे है घोड़े की हड्डियों के अवशेष, और यहाँ से पत्थर की चिनाई वाले घर मिले हैं। घोड़े की हड्डियों के अवशेष और पत्थर की चिनाई वाले घर मिले हैं। ये लूनी नदी के किनारे है, ये भी गुजरात में है। जगपति जोशी इसके खोज करता है। बनावली के बारे में बात करेंगे, घग्गर नदी के किनारे है बनावली। तो यहाँ से जो है ना मिट्टी का एक खिलौना हल मिला है। जल निकासी प्रणाली का यहाँ पर अभाव है, और यहाँ पर अच्छे किस्म के जौ आपको मिले हैं, अच्छे किस्म के जौ मिले हैं। ठीक है अर्चना, ये बात आई समझ में। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेनी है। बोलो एक बार प्रॉमिस करो कि हाँ रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, मन का मीन्स बेटा मैं कई बार बोल चुका हूँ, एक माला होती है, ठीक है मन के। तो आप एक बार प्रॉमिस करो कि आप बोल देंगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं। मोहनजोदड़ो का जो ग्रेट बाथ है, मोहनजोदड़ो का जो ग्रेट बाथ, जो विशाल स्नानागार है, न केवल स्वच्छता के प्रति बल्कि उनकी जागरूकता को भी दर्शाता है। ठीक है, अब विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग होता था, और कुछ ऐसे हैं लोग जो उस मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार के आधार पर इस बात को बताते हैं, पता नहीं कौन सा लॉजिक लगाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर ठीक है वैश्या प्रथा भी थी। अब उस विशाल स्नानागार से वैश्या प्रथा का क्या संबंध, उन हिस्टोरियन से जाके पूछो
ठीक है, ये समझ से बाहर है। लेकिन कुल मिलाकर न केवल स्वच्छता के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाता है, बल्कि ये किसी धार्मिक या अनुष्ठानिक स्नान के महत्व की ओर भी संकेत करता है कि यहाँ पर कोई धार्मिक या अनुष्ठानिक स्नान होता था। अब ये धार्मिक या अनुष्ठानिक स्नान क्या होता है? जैसे आप कोई पूजा पाठ करने जा रहे हैं, आमतौर पर ऐसा होता है कि पूजा पाठ करने से पहले एक स्नान किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठानिक स्नान, तो ये उसी को इंडिकेट करता है। वहीं धौलावीरा में जो, ठीक है, आपके बांध पाए गए हैं, धौलावीरा में मतलब आपने जो डैम्स देखे हैं, रिजर्वायर देखे हैं, वो ये स्पष्ट करता है कि ये जो हड़प्पा वासी थे ये बहुत अच्छे से वाटर को स्टोरेज कर देते थे। ठीक है, ये वाटर स्टोरेज टेक्निक और प्रणाली से बहुत अच्छे खासे परिचित थे वो, है ना। और आज भी अगर हम बात करें तो आज भी ये टेक्निक जो है बहुत साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है। और अब हड़प्पा का हम समाज और धार्मिक संरचना देखेंगे कि हड़प्पा समाज और हड़प्पा की धार्मिक संरचना क्या है। समाज के बारे में बात करें तो समाज पितृसत्तात्मक है, क्योंकि मातृ देवी की मृण्य मूर्ति इत्यादि मिली है। इसके आधार पर हम ये बात अंदाजा लगाते हैं। क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो पिक्टोग्राफिक है, मतलब भाव चित्रात्मक लिपि है, तो अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया। तो अभी तक पढ़ा नहीं गया तो हमें एग्जैक्टली तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हम जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उनके आधार पर ये अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि वहाँ का जो लोग हैं वो एक देवी और एक देवता, गॉड और गॉडेस, दो लोगों की पूजा करते हैं। देवों में पशुपति देव की पूजा कर रहे हैं और देवी में वे मातृ देवी की पूजा कर रहे हैं। अब मातृ देवी, ठीक है, मतलब मिट्टी, मातृ देवी मीन्स मिट्टी, तो वो मिट्टी को माँ मानते हैं। क्यों वो मिट्टी को माँ मानते हैं? क्योंकि, ठीक है, मिट्टी जो है दैट इज अ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, वो उर्वरता की देवी होती है। तो इसलिए लोग उनकी वहां पर पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वे उर्वरता की देवी है जी। ठीक है, इसलिए वे उनकी पूजा कर रहे हैं। क्या मेरी भी बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में कुछ चीज़ों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, सब लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से फोकस करना कि मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ। तो इतना तो हमारी समझ में आ गया कि क्या है क्या नहीं। ये पूरा सिनेरियो हमने समझा कि मातृ देवी की मृण्य मूर्ति वो मिले हैं। समाज के बारे में बात करें तो समाज कोई ऐसा नहीं था जैसे उत्तर वैदिक काल का समाज है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे वर्ग नहीं हमें देखने को मिलते, और ना ही कोई बच्चे, ठीक है, जाति व्यवस्था या फिर वर्ण व्यवस्था थी। समाज विभाजित जरूर था। समाज जो ऐसे था कि पुरोहित होता था जो धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि के कार्य करता था, है ना। एक योद्धा होता था कि जो आक्रमण की स्थिति में हड़प्पा सभ्यता के नगरों की रक्षा करेगा, या फिर बेसिकली जो सामान्य सा पुलिस प्रशासन करेगा वो योद्धा होगा। तीसरा व्यापारी, तो व्यापार प्रधान सभ्यता है, व्यापारी तो थे ही, ठीक है। और चौथा जो व्यक्ति होता था वो श्रमिक होता था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी आपको 4 वर्ग देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि प्रणाली वंशानुगत है, ये जातीय वर्ण व्यवस्था जैसी प्रणाली नहीं है, ये जातीय वर्ण व्यवस्था से अलग प्रणाली है। ठीक है, तो समाज 4 भागों में यहाँ का बटा हुआ था, और कोई ऐसा नहीं था कि वो वंशानुगत था, कोई कुछ भी बन सकता था। तो मतलब आप कह सकते हैं कि बेटा समता मूलक समाज था, समाज में समानता थी, ठीक है, समता मूलक समाज था। व्यक्ति को, ठीक है, उसके कार्यों के आधार पर हमने ये विभाजन किया था समाज का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कार्यों के आधार पर हम किसी को बड़ा, ऊंचा या छोटा समझे, ऐसा कुछ भी नहीं था, बड़ा है छोटा। दूसरा, ये सभ्यता जो थी एक शांति प्रधान सभ्यता थी, ठीक है, एक पीसफुल सिविलाइजेशन थी। क्योंकि इस सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे गए, कहीं से हमें ऐसे टूल्स नहीं मिले जिनसे ये प्रूव होता हो कि ये लोग युद्ध करते थे या इन्होंने कोई युद्ध भी किया था। जैसे लाइक तलवारें मिली हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं मिला। कोई ढाल मिली हो, ठीक है, हाथ पैरों पे पहनने वाले कुछ ऐसे नुकीले हथियार मिले हो जो युद्ध में काम आते हो, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। धनुष बाण वगैरह मिला है जो कि बताता है कि लोग आखेटक थे। बेसिकली उनके हंटिंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बाबू? हंटिंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे कुछ एविडेंसेस हमको जरूर मिले हैं। तो हड़प्पा समाज एक व्यापार प्रधान समाज था। इनका व्यापारिक संबंध जो है वो मेसोपोटामिया के लोगों से था, क्योंकि बहुत सारी मोहरें हड़प्पा सभ्यता की मेसोपोटामिया में, और मेसोपोटामिया की बहुत सारी सील्स और मोहरें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिली हैं। तो जहां हड़प्पा की मोहरें पाई गई हैं, कहां पर? मेसोपोटामिया में। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूं और जौ की खेती करते थे। इस बात के एविडेंसेस हैं जी। जय करण, ओके, थैंक यू बेटा, है ना। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं बच्चे, वो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो यहाँ पर हम बात करेंगे कि वो गेहूं और जौ की मुख्यतः खेती करते थे। लेकिन लोथल और रंगपुर में, ये ध्यान रखना है, ये स्पेशली 2 स्थल है, लोथल और रंगपुर, लोथल और रंगपुर। यहाँ पर हमें चावल की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं, मतलब चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। अब व्यापार करने के लिए तोल की इकाई के रूप में वो एक स्टैंडर्ड बाट का प्रयोग करते थे तोलने के लिए। लेकिन वो जो बाट का प्रयोग करते थे बच्चे, वो किस रेशियो में होता था?
जैसे आज आप देखो, आज आप वाट को देखोगे तो वो किस रेशियो में होता है, 50 के रेशियो में होता है। जैसे 50 ग्राम, 100 ग्राम, है ना, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ये किसके है, 50 के रेशियो में है। तो ऐसे ये लोग 60 के रेशियो में वाट का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो जो माप तौल की आधारभूत इकाई थी वो 16 हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी बाबू, 16 हुआ करती थी। इसके अलावा अक्सर चूना पत्थर या फिर आप कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे स्टीटाइट, है ना, सेलखड़ी, उससे बने हुए बाट होते थे और वह 16 के गुणांक में होते थे। लिखा भी है इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। धार्मिक दृष्टि से वे बेसिकली प्रकृति की पूजा करते थे। पशुपति महादेव की मोहर मिली है, ठीक है, जिसमें एक देवता को विभिन्न पशु, अब 4 पशु हैं, ये ध्यान रखना है। 5वां हिरण भी इसमें शामिल है। तो एक पशुपति देव हैं जिनके आधार में 4-5 पशुओं को दर्शाया है। हाथी है, पाग है, गैड़ा है, भैंसा है और हिरण है। लेकिन उस पशुपति देव की मोहर में कहीं पर भी शेर का कोई एविडेंस नहीं है, शेर का कोई साक्ष्य नहीं है। हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, हिरण से घिरा हुआ दिखाया गया है। आदि शिव की आराधना करते थे बच्चे, कहीं ना कहीं ये, ठीक है, पशुपति देव को आदि शिव कहा जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा भी करते थे। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर उनके धार्मिक विश्वास के बारे में बात करें तो वे लोग पीपल के पेड़ की पूजा, अब देखो वो साइंस को इतना नहीं जानते, लेकिन उनको इतना तो पता है कि पीपल एक ऐसा पेड़ है जो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन देता है। तो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन के देने के कारण, ठीक है, वो पीपल के पेड़ की भी पूजा कर रहे हैं। मतलब है कि नहीं इंटरेस्टिंग। तो पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। स्वास्तिक चिन्ह भी इसी सभ्यता के देन मानी जाती है। मातृ देवी को वह उर्वरता की देवी के रूप में पूजते थे। हड़प्पा सभ्यता में किसी मंदिर के कोई स्पष्ट एविडेंसेस नहीं मिले। चलिए, देखिए क्लियर है। अब भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये ज्योग्राफी में आ गए। कल मैंने इनके क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर आ गए। भारत का प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराना है और सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार बेटा भारत का सबसे पुराना, ठीक है, और सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है। सबसे पुराना है, सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है। और मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि इसमें सबसे प्राचीन है आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्ष अपर्दन के बाद फिर बनी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, आपको याद है ना। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्ष और पर्दन के बाद फिर आपकी कोडप्पा क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। कोडप्पा क्रम की चट्टानों के अपक्ष और अपर्दन के बाद फिर आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी। विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानों के अपक्ष अपर्दन के बाद फिर आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी। गोंडवाना, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बाद फिर आपका दक्कन ट्रैप बना। दक्कन ट्रैप का विकास हुआ। आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कोडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और आपकी दक्कन क्रम की चट्टानें, इन चट्टानों का विकास हमें देखने को मिलता है। इन चट्टानों का विकास हुआ, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है। सबसे पुराना और सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है, जो लगभग अगर हम बात करें तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह प्राचीन गोंडवाना भूमि के टूटने और बहने से बना है, हम सब लोग जानते हैं, जिसमें क्रिस्टली, आग्नेय और आपकी मेटामॉर्फिक, ठीक है, ये तीनों ही प्रकार की चट्टानों की प्रधानता है। इसका आकार मोटे तौर पर कैसा है बच्चे, त्रिकोणीय आकार है इसका, जिसका आधार उत्तर भारतीय मैदानों के दक्षिणी किनारे पर है और शीर्ष जो है इसका वह कन्याकुमारी में है। इसका कन्याकुमारी में है, ठीक है। अब देखो इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत और कौन कौन से पठार आते हैं और वह पठार हैं कहां कहां पर, ठीक है, चिरागों के, ठीक है, वो पठार हैं कहां कहां पर, ठीक है। सब समझ में आ रहा है श्वेता कि सर आप बहुत डीप से समझाते हैं, चलिए थैंक यू। ओके, मतलब यहाँ तो मैंने अपने डीप लेवल को बहुत, ठीक है, कम कर रखा है, मैं सच बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके एग्जाम के, ठीक है, अकॉर्डिंगली मुझको पढ़ाना है और मुझे पता है कितना मुझे पढ़ाना है और मुझे ये भी पता है कि कहाँ क्या दिक्कत आपको आ रही है, तो उस चीज़ को मैं वहाँ पर और बाकी का आपकी अगर कोई भी डिमांड होती हो, ऐसी कोई पर्सनल आपकी कोई भी डिमांड हो कि सर ये वाली चीज़ आप मुझे पढ़ा दो ऐसे करके, वो तो आप जो है ना मुझे टेलीग्राम पर, ठीक है, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल दिग्विजय प्रताप RWA करके मेरी आईडी है, तो इंस्टा पे आप कर दीजिएगा वहाँ पर, या फिर आप टेलीग्राम पर कर दीजिएगा। मैं ज़रूर, ठीक है, आपकी उस बात को मानते हुए आगे उसे फॉलो करूँगा, ये मेरी आपसे प्रॉमिस है।
जी, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, जयकरण कह रहे हैं प्लीज एक बात बताओ कि सर कौन सी हिस्ट्री, मतलब कौन सी हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री है जो आपका टॉपिक चल रहा है वही है, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा एक दो बच्चों का कमेंट था कि सर थोड़ा सा और क्लियर करा दीजिए, तो मैंने उसे और क्लियर करा दिया। जी, ठीक है। आइए अब हम यहां पर बात करेंगे क्षेत्रीय विभाजन और भूवैज्ञानिक विशेषताएं, ठीक है। अब ये जो आपका दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है ये डिवाइड है मध्य उच्च भूमि में, जी, ठीक है, ये ध्यान रखना सर। ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार डिवाइड है, ठीक है, किसमें, मिडिल हाईलैंड में, मध्य उच्च भूमि में, दक्कन का पठार में, दक्कन के पठार में, छोटा नागपुर के पठार में और मेघालय के पठार में मोटा मोटा, ठीक है। तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार बच्चे इतने भागों में आपका डिवाइड है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो मध्य उच्च भूमि है दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में, जो आपकी मिडिल हाईलैंड है, मध्य उच्च भूमि है, मध्य उच्च भूमि में मालवा का पठार पड़ेगा। मालवा का पठार एक्चुअली लावा निर्मित पठार है और इसका विस्तार मुख्य रूप से जो है वो मध्य प्रदेश में है। मालवा के पठार का थोड़ा बहुत इसका अंश गुजरात और महाराष्ट्र में भी विस्तृत है। ये मालवा का पठार है, ये बात आ रही है ना समझ में आपको, मालवा का पठार। फिर बुंदेलखंड का पठार आपको देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। बघेलखंड का पठार आपका पूरी तरह से मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का बहुत छोटा सा हिस्सा जो आपका सोनभद्र है वो इसके अंतर्गत आता है। और फिर छोटा नागपुर का पठार है, ये आपका झारखंड में है। तो ये मध्य उच्च भूमि है। मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत मालवा, मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर के पठार ये आते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं इस क्षेत्र की वह है चंबल, बेतवा, सोन और केन। ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, चंबल, बेतवा, सोन और केन यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और यदि हम यहाँ की भूवैज्ञानिक विशेषताएं देखें तो विंध्यन श्रेणी के द्वारा दक्षिण में और अरावली के द्वारा उत्तर पश्चिम में घिरा हुआ है। विंध्यन श्रेणी के द्वारा ये दक्षिण में और अरावली के द्वारा उत्तर पश्चिम में घिरा हुआ है और पूर्व की ओर इसका ढाल है। अब दक्कन का पठार आपका महाराष्ट्र पठार, कर्नाटक पठार और तेलंगाना के पठार के रूप में विस्तृत है जो दक्कन का पठार है। तो मतलब दक्कन के पठार के अंतर्गत महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार ये दक्कन के पठार के अंतर्गत आते हैं। ये दक्कन का पठार आपके बेसाल्टिक लावा के प्रवाह से बना है। यहाँ पर रेगुरिया काली मिट्टी पाई जाती है और रेगुरिया काली मिट्टी के कारण यहाँ पर कपास की बहुत अधिक मात्रा में खेती होती है, क्योंकि यहाँ पर रेगुरिया काली मिट्टी पाई जा रही है, कपास बहुत अधिक मात्रा में होता है। और यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वह गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार में हजारीबाग और रांची का पठार है। जो छोटा नागपुर का पठार है मतलब इसके अंतर्गत आपके हजारीबाग और रांची का पठार आते हैं। हजारीबाग, रांची का पठार। छोटा नागपुर के पठार को हम भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। रूर एक्चुअली जर्मनी का एक ऐसा हिस्सा है, मैंने कल भी आपको बताया था, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में आपके रिसोर्सेज पाए जाते हैं, मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो भारत का रूर प्रदेश भी इसको कहा जाता है। ये खनिज संसाधन संपन्न क्षेत्र, कोयला और लोहा के लिए प्रसिद्ध है छोटा नागपुर का पठार। और यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वे दामोदर और सुवर्णरेखा, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं दामोदर और सुवर्णरेखा, ये दो प्रमुख नदियाँ हैं। तो हजारीबाग और रांची का पठार यहाँ के प्रमुख पठार है। हजारीबाग, रांची का पठार भारत का रूढ़ क्षेत्र कहलाता है, खनिज संपदा, लोहा और कोयला के लिए फेमस है। अब हम बात करेंगे मेघालय का पठार। मेघालय के पठार में गारो, खासी और जयंतियाँ ये पहाड़ियाँ पाई जाएंगी। मुख्य रूप से मालदा गैप के द्वारा अलग है। पश्चिम बंगाल का मालदा एक छोटा सा बच्चे गैप है, उसके द्वारा अलग है। अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यहाँ पे कोपली और उमंगोट ये नदियाँ पाई जाती हैं। कोपली और उमंगोट ये नदियाँ पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी घाट के बारे में दे रखा है, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। फिर आपके यहाँ पर, ठीक है, भारतीय उत्सव एवं त्योहारों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और उत्सव एवं त्योहारों के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे प्रमुख पोंगल, ओणम, बिहू, बैसाखी, नुआखाई, ये मतलब जो प्रमुख आपके उत्सव और त्योहार हैं यहाँ पर उनकी लिस्टिंग है, ठीक है ना। फिर हर एक त्योहार के बारे में अलग अलग बता रखा है, यहाँ पर ये बता रखा है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब आप समझना बच्चे, बहुत ज़्यादा जो है आपका। तो थ्योरी वाला पोर्शन है। और फिर कल हमने 30 क्वेश्चन आपके करा ही दिए थे, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो 30 क्वेश्चन हमने करा दिए थे। अब हम आगे चलेंगे। इतना हमारे समझ में आ गया बहुत अच्छे से, इतना हमारे समझ में आ गया। एक बार हम देखेंगे कि कहाँ कौन सा पठार है, ठीक है। मध्य उच्च भूमि में मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार है।
ये ठीक है ना बच्चे, इसके दक्षिण में विंध्यन श्रेणी है और उत्तर पश्चिम में अरावली है। दक्षिण में विंध्यन श्रेणी, उत्तर पश्चिम में अरावली है। चंबल, बेतवा, सोन और केन यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। दक्कन का पठार, दक्कन के पठार के अंतर्गत आपका महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक, तेलंगाना का पठार आएगा। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। फिर छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आपका हजारीबाग और रांची का पठार आएगा, ये झारखंड में है। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा कीजिए बेटा। यस, ये छोटा नागपुर प्लेटो है बाबू। ठीक है, और छोटा नागपुर प्लेटो आपका हजारीबाग और रांची के पठार के रूप में फैला हुआ है। ठीक है, इसके रूप में वो विस्तृत है, उसके रूप में फैला हुआ है। और इसको भारत का रूर एरिया भी कहते हैं, क्योंकि ये मिनरल रिसोर्सेज लाइक कोल और आयरन में बहुत ही ज़्यादा रिच है। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं डेट इज़ दामोदर और सुवर्ण रेखा। फिर आपका मेघालय प्लेटो है। मेघालय प्लेटो में आपका मेघालय के पठार में आपका गारो, खासी, जयंतियाँ, ये कुछ हिल्स पाई जाएंगी, गारो, खासी और जयंतियाँ हिल्स। ठीक है, ये मुख्य पठार से मालदा गैप के द्वारा ये अलग है। अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र, और यहाँ की प्रमुख जो नदियां हैं वे कोपली और उमंगोट है, जो यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। चलिए, अब इसके बाद मध्य उच्च भूमि में हम बात करें तो बहुत ये प्रश्न पूछा जाता है। जो आपका मिडिल हाईलैंड है, मिडिल हाईलैंड पे आपकी चंबल नदी बहती है, मिडिल हाईलैंड पे। ठीक है, मध्य उच्च भूमि, मिडिल हाईलैंड, कौन सी नदी बहती है वहां पर? चंबल नदी बहती है। तो चंबल नदी जो जानी जाती है वो जानी जाती है बेटा अवनालिका अपर्दन के नाम से जी। ठीक है, चंबल नदी बेटा जो जानी जाती है वो किसके नाम से जानी जाती है? चंबल नदी अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन करती है चंबल नदी। इसका इंग्लिश टर्म मुझे नहीं पता, आप प्लीज इसको गूगल कर लेना, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं आपसे। तो बेटा जब ये चंबल नदी अवनालिका अपर्दन करती है, अवनालिका अपर्दन जो होता है वो आपका वर्टिकल इरोजन होता है। जब ये वर्टिकल इरोजन करेगी तो उससे बच्चे बीहड़ों का निर्माण होता है, बीहड़ों का। ठीक है ना, इसको कहते हैं हम रेवाइंस, बीहड़ों को। तो पूछा जाता है कि कौन सी नदी रेवाइंस का निर्माण करती है, कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? तो ये नदी करती है बेटा चंबल नदी। इस बीहड़ वाली भूमि को हम उत्खात भूमि भी कहते हैं हिंदी में। कई बार इसके लिए जो नाम मिलता है वह उत्खात भूमि भी मिलता है। कई बार क्या नाम मिलता है इसके लिए? उत्खात भूमि भी नाम मिलता है। तो इस बीहड़ वाली भूमि को हम उत्खात भूमि भी कहते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर पाई जाती है, जो मृदा अपर्दन का एक गंभीर उदाहरण है। वही दक्कन का पठार अपनी दक्कन ट्रैप संरचना के लिए फेमस है। यहाँ पर कभी ज्वालामुखी उद्गार हुआ था और उसके कारण जो लावा निकला वो ठंडा हुआ, काली मिट्टी का विकास हुआ। उस काली मिट्टी के इरोजन और वेदरिंग से, है ना, रेगुर मिट्टी का विकास हुआ है। और फिर वो कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होती है आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता ये है, आगे आप पढ़ेंगे, कि इसमें जल ग्रहण करने की, इसकी जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो माइंड ब्लोइंग होती है। इसकी जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये बहुत अधिक मात्रा में जल ग्रहण करके चिपचिपी हो जाती है, और जब ये सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, जब ये सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। अब पर्वत श्रृंखला देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत में। तो प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा निर्धारित होती हैं। एक अरावली के बारे में बात करेंगे। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है, तो आपके प्रायद्वीपीय पठार में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, उनमें हम सबसे पहले अरावली, तो अरावली जी, जो अरावली है, अरावली बेटा दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा भी निर्धारित होती हैं। इसमें अरावली के बारे में बात करें तो अरावली दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रेणियों में से एक है। सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रेणियों में से एक है। ठीक है, ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंजेस में से, तो सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रेणियों में से एक है अरावली। अब अरावली जो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में है। नहीं चिराग, ऐसा नहीं है बच्चे, जब ये पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है, देन यू फाइंड कि यहाँ पर जो है ना इंग्लिश में भी लिखा हुआ है यहाँ पर। और जब मैं आपको पढ़ रहा हूँ ना ये हिंदी में, ठीक है, तो वो इंग्लिश वाला जो पोर्शन आएगा तो वहाँ पर आप इंग्लिश वाले में देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर, और कोई भी अगर इंग्लिश वर्ड है तो मैं उसे, ठीक है, कोई भी टेक्निकल वर्ड जो है उसे मैं इंग्लिश में साथ लेकर चली रहा हूँ, है ना। तो आप ऐसा नहीं कह सकते। आइए, तो ये सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रेणियों में से एक है। इसके उत्तर पश्चिम में, मतलब प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली है। विंध्यन और सतपुड़ा श्रेणियां उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक प्राकृतिक विभाजक का कार्य करती हैं। ये ध्यान रखना, मतलब पूछा जाता है कि कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं जो उत्तर को दक्षिण भारत से सेपरेट करती हैं। तो सबसे पहले तो इसमें विंध्यन है।
अगर विंध्यन और सतपुड़ा दोनों हो तो आप विंध्यन को क्लिक करेंगे। बाकी का दोनों माना जाता है क्योंकि ये दोनों उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं। ठीक है, ये आप ये कह सकते हैं नेचुरल, ठीक है, डिवाइडर है, ये प्राकृतिक विभाजक है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में, विंध्यन और सतपुड़ा श्रेणी। अब जब आप देखते हैं पश्चिमी घाट, मैंने आपको दिखाया था, पश्चिमी घाट आपके पश्चिमी तट के समानांतर है और पूर्वी तट के समानांतर आपका पूर्वी घाट है। ठीक है, ये पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर है। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं, वो कंटिन्यूअस है। पश्चिमी घाट जो है वो कंटिन्यूअस है। और पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई आपसे पूछी जाती है कि एवरेज हाइट क्या है पश्चिमी घाट की, तो आप कहेंगे कि पश्चिमी घाट की एवरेज हाइट जो होती है वो 900 टू 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट की जो एवरेज हाइट है वो 900 से 1600 मीटर के आसपास होती है। जबकि पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट आपका पूरा कटा फटा है। ये पूर्वी घाट ऐसा ही है, पूर्वी घाट आपका कटा फटा है और पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है वह कम है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी जो है 2695-96 मीटर, वह पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में पड़ती है। चलिए, ठीक है, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे, जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है उसका जो पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब जो उसका रिवर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम आपके पठार का, वह मुख्य रूप से इसके स्लोप का अनुसरण करता है। अब जो आपका प्रायद्वीपीय पठार का स्लोप कहाँ है, वेस्ट टू ईस्ट है। प्रायद्वीपीय पठार का स्लोप जो है, ढाल, वो पश्चिम से लेकर पूरब है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल जो है, तो ये जो पठार का अपवाह तंत्र है मुख्य रूप से इसके ढाल का अनुसरण करता है, मुख्य रूप से इसके ढाल का अनुसरण करता है। ठीक है, और अधिकांश नदियां जैसे लाइक आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, जो भी अधिकांश नदियां हैं वह पश्चिम से पूर्व की ओर ही बहती हैं। अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। क्यों बहती हैं? क्योंकि ढाल ही है इस तरफ। ये नदियां पश्चिम से निकलती हैं और पूर्व की तरफ बहती हैं। पश्चिम से निकल के नदियां बेटा पूर्व की तरफ बहती है ना, और बंगाल की खाड़ी में ये जाके गिर जाती है। हालांकि नर्मदा और तापी नदियां अपवाद स्वरूप पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है क्योंकि वो ब्रह्मस घाटी में, रिफ्ट वैली में बह रही हैं। इस वजह से वे पूर्व से पश्चिम बह रही हैं, बाकी सब, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही हैं, जा रही हैं। अब हम यहाँ पर, ठीक है, भारत को, अब हम स्टैटिक जीके में, क्योंकि आपका त्योहार और उत्सव चल रहा है, तो अब हम यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत को हम लोग क्या कहते हैं, त्योहारों की भूमि भी कहते हैं, द लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं भारत को। ठीक है रत्नेश, भारत को किसके नाम से? द लैंड ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ प्रत्येक उत्सव मिट्टी की खुशबू, ठीक है, फसल चक्र जो क्रॉप पैटर्न होता है, और धार्मिक आस्थाओं से बहुत गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। इन त्योहारों को मोटे तौर पर हम कई सारे भागों में बांटते हैं। जैसे फसल उत्सव, फसल के कटने पर आमतौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरे धार्मिक त्योहार होते हैं जो धर्म विशेष से या आस्था से जुड़े हुए होते हैं। और तीसरा जनजातीय महोत्सव होते हैं जो जनजातियों की अपनी विशेष परंपराएं या प्रथाओं के आधार पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो जनजातीय महोत्सव हम इसमें इनको कैटेगराइज करते हैं। क्लियर है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए अधिकांशतः त्योहार जो है इस कृषि प्रधान देश में फसल कटाई के समय अधिकांशतः त्योहार, क्योंकि सेलिब्रेट करते हैं, फसल कटती है, फसल बिकती है, रुपया आता है, तो त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। मकर संक्रांति भी मेरे प्यारे बच्चे इसी क्रम में एक प्रमुख त्योहार है। मकर संक्रांति, क्योंकि खरीफ की फसल कटती है इस समय, तो इसलिए इसी श्रृंखला का एक प्रमुख त्योहार मकर संक्रांति भी है। मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में हम अलग अलग नाम से जानते हैं। अब आप यहाँ पर इनका रिवाइज करेंगे। ये प्रमुख त्योहार है, ये राज्य है, ये समय है, और ये उनके बारे में मुख्य विशेषता है। 1 से 2 मिनट आप लीजिए फटाफट से और इनको रिवाइज कीजिए। कर लिया?
जी ठीक है जी बेटा। अब सबसे पहले पोंगल। पोंगल जो है, पोंगल इज अ फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, पोंगल कहाँ का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। जनवरी के समय सेलिब्रेट किया जाता है और ये 4 दिनों तक चलता है। पोंगल तमिलनाडु का है, जनवरी में देखिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पोंगल को हम लोग जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं भैया, और 4 दिनों तक चलता है। इसमें सूर्यदेव और पशुओं की पूजा और इसी में जल्लीकट्टू का भी आयोजन ही होता है ना। तो 4 दिनों तक चलता है, सूर्यदेव और पशुओं की पूजा की जाती है, इसमें जल्लीकट्टू का भी आयोजन इसी में किया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है जनवरी में पोंगल। दूसरा है ओणम। ओणम सेलिब्रेट किया जाता है केरल में। ओणम कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? केरल में सेलिब्रेट किया जाता है ओणम, अगस्त और सितंबर में। ये राजा महाबली की वापसी का उत्सव है और इसी ओणम में बल्लम कल्ली जो कि नौका दौड़ है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और पुक्कलम। ठीक है, ये 2 फेस्टिवल जो इसी के अंतर्गत आते हैं, ओणम के अंतर्गत, वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। बिमडेस में यहीं पर हूँ, इसी के अंतर्गत सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो पोंगल तमिलनाडु में है, पोंगल तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी में। 4 दिनों तक चलता है, सूर्यदेव और पशुओं की पूजा और जल्लीकट्टी का आयोजन किया जाता है इसमें। ओणम केरल में सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त और सितंबर में। राजा महाबली की वापसी का उत्सव है और इसमें बल्लम कल्ली, नौका दौड़ और पुक्कलम ये होता है। बिहू असम में है। बिहू बेसिकली जो है ना 3 समय मनाया जाता है। बिहू साल में 3 बार। रोंगाली बिहू इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो अप्रैल, जनवरी और अक्टूबर में है। ठीक है, साल में 3 बार, जिसमें रोंगाली बिहू सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर वैसाखी के बारे में बात करें, वैसाखी पंजाब और हरियाणा में अप्रैल के समय जब रबी की फसल कटती है तो उस खुशी में ये खालसा पंथ की स्थापना का भी दिन होता है। फिर नुआखाई के बारे में बात करेंगे। नुआखाई उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त सितंबर में। ठीक है, इसमें नए चावल का स्वागत होता है और इसमें देवी समलेश्वरी को अर्पण किया जाता है। नुआखाई उड़ीसा अगस्त सितंबर, नए चावल का स्वागत है। और ये नुआखाई वहाँ की एक स्थानीय देवी है, देवी समलेश्वरी देवी। ठीक है, उनको ये समर्पित किया जाता है नुआखाई। आगे चलेंगे, लोहड़ी पंजाब में है जनवरी में। सर्दियों की समाप्ति और नई फसल के स्वागत के लिए अलाव जलाया जाता है। चलिए अब केरल का ये जो ओणम है इसके बारे में है। अब देखेंगे ओणम केरल में है अगस्त सितंबर, राजा महाबली की वापसी पर बल्लम कल्ली और पुक्कलम। तो ओणम के बारे में है कि न केवल एक फसल उत्सव है बल्कि एक सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है जो ओणम है। यह फूलों की रंगोली और भव्य भोज, उस भव्य भोज को हम लोग बोलते हैं ओण सद्या, इसका आयोजन किया जाता है। पोंगल के दौरान ही जल्लीकट्टू जैसे साहसिक खेलों का भी आयोजन, ठीक है, तमिलनाडु की अब पोंगल है, पोंगल के दौरान जल्लीकट्टू जैसे साहसिक खेलों का आयोजन तमिलनाडु की प्राचीन परंपराओं को जीवित रखता है। प्लस अब हम बात करेंगे क्षेत्रीय और जनजातीय महोत्सव जो रीजनल और आपके ट्राइब फेस्टिवल हैं। रीजनल और ट्राइब फेस्टिवल में हॉर्नबिल नागालैंड में है। ठीक है, हॉर्नबिल जी, ठीक है। आइए, तो हॉर्नबिल ये नागालैंड में है, हॉर्नबिल नागालैंड। और सभी नागा जनजातियों का मिलन दिसंबर के पहले सप्ताह में ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में, इसमें सभी नागा जनजाति आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, जितनी भी नागा ट्राइब्स हैं, और दिसंबर के पहले सप्ताह में। पुष्कर ये राजस्थान में है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला यहीं पर लगता है कार्तिक पूर्णिमा पर। ये बहुत पूछा जाता है कि पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो पुष्कर मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा पर किया जाता है। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला यहीं पर लगता है। और कहा ही जाता है बच्चे कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो है वो पुष्कर में ही है, राजस्थान में। तो पुष्कर मेला राजस्थान, दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कार्तिक पूर्णिमा पर अजमेर में सेलिब्रेट किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में, ये सभी नागा जनजातियों का मिलन दिसंबर के पहले सप्ताह में। अब इसके बाद सूरजकुंड मेला, ये हरियाणा फरीदाबाद में बच्चे। हस्तशिल्प और कला का अंतर्राष्ट्रीय मेला होता है, फरीदाबाद में लगता है। ठीक है, जितना भी हैंडीक्राफ्ट होता है ना बच्चे, हस्तशिल्प जी, हस्तशिल्प और कला का। ठीक है, इसके बाद सरहुल, ये झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सरहुल, और इसमें साल, जो साल का पेड़ होता है, सरहुल जो साल का पेड़ होता है, साल, शीशम, सागौन। ठीक है, तो उसमें साल, तो साल के पेड़ की पूजा की जाती है। और ये बेसिकली 3 प्रमुख जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, ओराव जनजाति, मुंडा जनजाति और हो। ठीक है, ये 3 प्रमुख जनजाति, 3 प्रमुख ट्राइब्स हैं, उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है सरहुल। सरहुल झारखंड का एक जनजातीय त्यौहार है। ठीक है, यहाँ पर साल के पेड़ की पूजा की जाती है। ओराव, मुंडा और हो जनजातियों का नववर्ष है ये। ओराव, मुंडा और हो जनजातियों का नववर्ष है। साल के पेड़ की पूजा झारखंड, सरहुल। सूरजकुंड मेला हरियाणा में है।
हस्तशिल्प और कला का अंतर्राष्ट्रीय मेला है, फरीदाबाद में है। पुष्कर मेला राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कार्तिक पूर्णिमा पर अजमेर में सेलिब्रेट किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में है, सभी नागा जनजाति। फिर बच्चे बथुकुम्मा, ये तेलंगाना में है, ये फूलों का उत्सव है और वहाँ पर मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। बुथुकुम्मा, बुथुकुम्मा तेलंगाना में फूलों का उत्सव है, मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। फिर लोसार, ये सिक्किम और लद्दाख दोनों जगह लोसार, लोसार मीन्स तिब्बती न्यू ईयर, ठीक है। और जो तिब्बती मठ है उनमें विशेष नृत्य होता है और अनुष्ठान किया जाता है लोसार के अवसर पर, विशेष नृत्य होता है और अनुष्ठान किया जाता है इसमें लोसार के अवसर पर, ठीक है। चलिए, अब झारखंड में मनाए जाने वाला जो सरहुल है वह प्रकृति, नेचर और मनुष्य के एक अटूट संबंध को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें सरहुल में क्या होता है कि साल के फूलों की पूजा की जाती है। वहीं तेलंगाना का बुथुकुम्बा एक रंगीन फूलों का उत्सव है। तेलंगाना का बुथुकुम्बा जो गौरी, ठीक है, गौरी देवी गौरी जो है उनकी आराधना को समर्पित है। तेलंगाना का बुथुकम्मा तो देवी गौरी की आराधना को समर्पित है, ठीक है। ये जो है आपका बुथुकम्मा, और प्लस ये जो है आपका झारखंड में मनाया जाने वाला सरहुल, ये साल के फूलों की इसमें पूजा की जाती है, साल के फूलों की पूजा, ठीक है। अब ये हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है ना, मतलब इसे हम देख चुके हैं, आवर्त सारणी को हम देख चुके हैं, इसको पूरा हम समझ चुके हैं कि क्या क्या इसमें हुआ है। और ये सारी बातें कि परमाणु त्रिज्या घटती है बढ़ती है, आयनन ऊर्जा घटती बढ़ती है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री का हम देख चुके हैं। इसके अलावा हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए थे इसमें, शायद आपको याद हो, 30 क्वेश्चंस कर लिए थे। 30 क्वेश्चन से आगे अब हम चलेंगे और जवाब आप लोग देंगे, है ना। तो ये एक तरह का आपका क्विज है, जवाब आप ही लोगों के द्वारा लूंगा मैं, सब लोग शामिल हो जाएंगे इसमें। चलिए, तो यहाँ पर है हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। फटाफट से जल्दी से जवाब देंगे तो आपका सही जवाब होगा सर कि हॉर्नबिल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है शिवा। हॉर्नबिल कहाँ पर, नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। अगला है आपका ओणम, किस राजा की याद में, तो ओणम राजा महाबली, ठीक है। ओणम राजा महाबली की याद में ओणम को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो राजा महाबली की वापसी हुई थी, राजा महाबली की वापसी में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं ओणम को, राजा महाबली जी की याद में। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जलीकट्टू उत्सव किस त्योहार का एक हिस्सा है। आप इसका जवाब देंगे कि जलीकट्टू, जलीकट्टू किसका है, ओणम का है, पोंगल का है, उगादी का है, लोहड़ी का है। तो उगादी और लोहड़ी का तो है ही नहीं, ठीक है। अब आप जलीकट्टू के साथ साथ बल्लम कल्ली भी जी, तो बताएंगे जलीकट्टू किस त्योहार का, फटाफट से सब लोग बताएंगे जलीकट्टू किस त्योहार का हिस्सा है। जलीकट्टू प्लीज सब लोग बोलेंगे यस, जलीकट्टू पोंगल का हिस्सा है, वेरी गुड, ठीक है। तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, पोंगल का हिस्सा है जलीकट्टू। अंबुबाची मेला ये किस मंदिर में आयोजित किया जाता है, माँ कामाख्या देवी जी के मंदिर में अंबुबाची मेला ये सेलिब्रेट किया जाता है गुवाहाटी असम में। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, बिहू असम, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, उगाड़ी कर्नाटक, वैशाखी तमिलनाडु। क्योंकि वैशाखी कहाँ पर मनाया जाता है, पंजाब में, पंजाब, ठीक है। हरियाणा में भी आप कह सकते हैं कि हरियाणा में भी सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मुख्यतः ये सेलिब्रेट किया जाता है वैशाखी आपका पंजाब में, मुख्यतः वैशाखी सेलिब्रेट किया जाता है आपका पंजाब में, ठीक है। क्लियर है, पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यही सही सुमिलित रही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। बुथुकुंबा, बुथुकुंबा में देवी गौरी की आराधना की जाती है, हमने पढ़ा ना जी। बुथुकुंबा में किसकी, देवी गौरी की आराधना की जाती है। लोसार त्योहार जो है ये किस समुदाय के द्वारा, तो लोसार त्योहार ये नववर्ष है, तिब्बती नववर्ष है, ये लद्दाख और सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है बेसिकली ये, और ये बौद्ध है, ठीक है, बौद्ध समुदाय द्वारा। ये वहाँ पर आप ये कह सकते हैं तिब्बती नववर्ष है बौद्ध समुदाय के द्वारा। पुष्कर मेला आपका अजमेर में लगता है राजस्थान के, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला यहाँ पर लगता है। नुआखाई उत्सव जो है वो किस राज्य से संबंधित है, नुआखाई तो उड़ीसा से संबंधित है, नुआखाई उत्सव। क्लियर है। अब नुआखाई उत्सव के बारे में एक फैक्ट था जो मैंने आपको बताया था, मुझे जल्दी से बताएंगे क्या फैक्ट है जो नुआखाई उत्सव के बारे में है, जल्दी से मुझे बताएंगे।
जी, अभी तक नहीं आया जवाब भाई, ऐसा क्यों? जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो आप मन से पढ़ नहीं रहे थे, ढंग से देख नहीं रहे थे आप। नुआखाई, यस, यस, वेरी गुड। ठीक है, इसमें वहाँ की जो देवी हैं समलेश्वरी देवी, ठीक है, उड़ीसा में, उनको चावल चढ़ाते हैं। वेरी गुड, नई चावल की खुशी में। और जो वहाँ की समलेश्वरी देवी हैं, समलेश्वरी देवी, देवी उनको नया चावल अर्पित करते हैं। नया चावल अर्पित करते हैं, नया चावल अर्पित करते हैं। नया चावल अर्पित करते हैं सबलेश्वरी देवी, उड़ीसा। ठीक है, आगे सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला, ये कहां पर? ठीक है, फरीदाबाद में सेलिब्रेट किया जाता है। आइए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो फिर हम यहां से कल देखेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही बहुत है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू।